हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विलेन सागा के एपिसोड 13 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक बच्चे को एक जगह पर आते हुए देखते हैं और उसकी पीठ पर एक औरत होती है और वो वहाँ के जनरल से आकर कहता है कि मॉम मरने वाली है और वो घर आना चाहती थी, इसलिए मैं उन्हें ले आया। इसके बाद हम लोग वेसेक्स के अंदर एक लड़ाई देखते हैं और ये समय नवंबर 1013 का है। इसके बाद हम लोग फ्लोकी को देखते हैं और वो स्वैन से कहता है कि हमारी मुख्य सेना ने वेसेक्स की कुछ सेना को हरा दिया है और हम लोग जल्द ही वहाँ पर कब्जा कर लेंगे और अगर सब सही रहा तो सर्दियों से पहले हम सब कुछ कब्जे में कर लेंगे। तो स्वैन कहता है लंदन का क्या हुआ और कनूट कहाँ पर है। तो फ्लोकी कहता है हमें बस इतना पता है कि उन पर थॉरकिल ने हमला किया था और मुझे कुछ अफवाहों से ये पता चला है कि उनकी मेलबॉर्ग में एक लड़ाई हुई थी और मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ की लोकल सैनिकों से जुड़ गए होंगे, लेकिन राजकुमार सुरक्षित है इसका किसी को भी नहीं पता। तो स्वैन कहता है कि वो मेरा प्यारा बेटा है, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताना। और इधर वो सभी लोग घिर चुके होते हैं और वो लोग भी तीर चलाने लगते हैं, लेकिन एस्कलार उनको रोक देता है और कहता है कि कोई हमला नहीं करेगा। और फिर वो एसर से कहता है कि ब्रेचियन के दूत ये स्वागत करने का कौन सा तरीका है। फिर एसर कहता है तो तुम जंगली हमारी भाषा भी बोल लेते हो, लेकिन मैंने तो सुना था कि डेंस की कोई जुबान नहीं होती। तभी ग्रेटियानुस कहता है कि अपने सैनिक वापस ले जाओ, डेंस के साथ उलझने से वेल्स को कोई भी फायदा नहीं होगा। तो एसर कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम्हारा वेल्स के फ्यूचर को लेकर जो फिक्र है उसकी भी, लेकिन इस चीज पर हम दोनों के विचार अलग अलग हैं और डेंस के राजकुमार के साथ तुम कौन सा समझौता करने की फिराक में हो और ये सभी जंगली हैं, इनके अंदर कोई भी ईमान नहीं होता। और इधर टॉर्ग्रिम कहता है कि ये क्या बकबक कर रहे हैं और आर्टली कहता है कि क्या ये हम लोगों से लड़ने वाले हैं भी या नहीं। तो ब्यॉर्न कहता है कि ये बातचीत लड़ाई में नहीं बदलेगी। तो टॉर्ग्रिम कहता है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो ब्यॉर्न कहता है नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो हमसे लड़ना चाहते तो वो उस घोड़े की जगह हमें से किसी एक को मारते। वो बस हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमसे अपनी बातें मनवा सके। इसके बाद एसर कहता है कि हमने इंग्लैंड के साथ तुम्हारी जंग बहुत नजदीक से देखी है, तुम लोगों ने पिछले 10 सालों में उनके साथ 3 शांति समझौते किए और तुम्ही ने उनको तोड़ा, पर हम लोग इंग्लैंड वाली गलती नहीं दोहराने वाले। हम लोग राजकुमार को पकड़कर अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। उसकी बातें सुनकर ग्रेटियानुस कहता है कि सबके लिए माफ करना एस्कलार्ड। तो एस्कलार्ड कहता है कोई जरूरत नहीं है, ये लोग बस नाटक कर रहे हैं और ये हमें डराकर बस हमें परख रहे हैं और आजकल की इस दुनिया में कभी कभी भीड़ों को भी भेड़िए की खाल पहनकर गर्जना पड़ता है। तो ग्रेटियानुस कहता है कि क्या तुम इन्हें अपना प्लान बताने वाले हो। तो एस्कलार्ड कहता है बताने तो वाला था, लेकिन अगर उन्हें नाटक ही करना है तो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वो कनूट को सामने लाता है और कहता है कि सभी देखो ये डेनमार्क के राजकुमार कनूट है और ये अब तुमसे कुछ शब्द कहेंगे। फिर वो कनूट से कहता है राजकुमार कुछ कहिए जिससे इनकी डर के कारण टांगे कांपने लग जाए, कुछ भी बोलिए जैसे कि मैं तुम सबको जिंदा खा जाऊंगा, ऐसा कुछ। लेकिन कनूट पूरा घबराया खड़ा होता है। फिर एस्कलार्ड कहता है कि आपकी धमकी सुनकर वो लोग डर के मारे कांपने लग जाएंगे और शायद हमारा रास्ता भी छोड़ दे। लेकिन कनूट पूरी तरह से डर जाता है, फिर वो रैगनार के पीछे छुप जाता है और ये देखकर एस्कलार्ड भी शौक सा हो जाता है। फिर रैगनार कहता है राजकुमार को अनजान लोगों के सामने बोलना पसंद नहीं है, इनकी जगह पर मैं बोल देता हूँ। लेकिन एस्कलार्ड कहता है नहीं रैगनार, भले ही इनकी उम्र कम है पर ये एक राजकुमार है और लोगों के प्रति इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और यहाँ पर खड़ा हर एक इंसान इनके लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। तो रैगनार कहता है ये बहुत ही कोमल दिल के हैं और इन्हें बिना मतलब की लड़ाई पसंद नहीं है। तो एस्कलार्ड कहता है इसलिए तो मैं इनसे ये सब कुछ कहने के लिए बोल रहा हूँ ताकि एक बिना मतलब की लड़ाई ना हो। और आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से एक शैल के अंदर छुपकर किंग स्वैन की जगह ले पाएंगे। तो रैगनार गुस्से में कहता है कि अपनी जुबान बंद करो, तुम राजकुमार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो राजमहल लोमड़ियों की एक गुफा है जहाँ पर जिंदा रहने के लिए माँ बाप भाई बहन एक दूसरे को ही खा जाते हैं और तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि एक शरीर से कमजोर राजकुमार के लिए ऐसी जगह पर रहना कितना मुश्किल रहा होगा। इन्होंने अपने दिल की धड़कन तक को दबा लिया और हमेशा डर के साए में जिए हैं और इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे जैसे कमीने लोग इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और तुम अपनी हद में रहो और इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताने की तुम्हारी औकात नहीं है। तभी एसर कहता है क्या हुआ, तुम लोग वहाँ पर क्या खिचड़ी पका रहे हो। तभी एस्कलार्ड कहता है ग्रेटियानुस मैं उन्हें अपना प्लान बताने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर एस्कलार्ड अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहीं पर रुको, मैं उनके लीडर के साथ जाकर बात कर आता हूँ। फिर वो रैगनार से कहता है कि तुम सही थे, मैंने अपनी लिमिट पार कर दी थी और राजकुमार इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद कनूट थोड़ी सी आराम की सांस लेता है, लेकिन तभी वो थॉरफिन की तरफ देखता है तो थॉरफिन उससे कहता है बेकार कहीं के, क्या तुम सच में मेरी उम्र के ही हो। और ये सुनकर वो भी उदास सा हो जाता है और इधर वो दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं और ग्रेटियानुस कहता है कि उस बंदे का नाम रैगनर है, सही कहा ना। और क्या उसे समझ में नहीं आ रहा कि हर एक पंछी को अपने घोंसला छोड़ना ही पड़ता है और जो कुछ वो उस बच्चे के लिए कर रहा है वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम्हारे उस प्लान पूरा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस पंछी को उसके घोंसले से उड़ाना होगा। तो एस्कलार्ड कहता है मुझे पता है। इसके बाद हम उन तीनों को बातें करते हुए देते हैं और एसर कहता है तुम्हारा नाम एस्कलार्ड है, सही कहा ना, और मैं तुम्हारी बात समझता हूँ पर ये सब मेरे लिए इतना भी आसान नहीं है। तो एस्कलार्ड कहता है मैंने सुना था कि आप पहले ही मान गए थे। तो वो कहता है
तुमने अपने साथियों को हमारे शहर से गुजरने की और खाने की मांग की है, और मैं एकदम से इस चीज के लिए हाँ तो नहीं कह सकता था ना। हमारा राज्य भले ही छोटा है पर इसकी भी कोई इज्जत है, और तुम बताओ कि तुम्हारी मदद कर कर हमें क्या मिलेगा। और अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरे आदमी ये सोचेंगे कि हमारा राजा सिर्फ 100 डेंस सिपाहियों से डर गया। तो एस्कलार्ड मुस्कुरा कर कहता है कि तुम्हारी बात में दम है, अगर तुम इतनी आसानी से हमारी मांगे मान लेते तो फिर बात क्या थी, और इस चीज के लिए मुझे भी माफ कर देना। तभी ग्रेटियनस कहता है कि वो मैसेज भेजने वाला मैं था और किसी को भी पता ना चले, इसलिए मैंने उसमें लिखा था कि डील की शर्तों के बारे में तुम्हें बाद में बता दिया जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ मैंने वो पढ़ा था, और अब क्या तुम मुझे बताओगे कि वो इतना कौन सा सीक्रेट ऑफर है। तो एस्कलार्ड कहता है कि मुझे भी कुछ पूछना है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ऑफर तुम्हें एक लड़ाई की ओर ले जाए। तो वो कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि हमारा देश डेनमार्क के राजा को गुस्सा दिलाकर नहीं बचने वाला। तो एस्कलार्ड कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस कुछ पक्का कर रहा था। इसके बाद हम लोग ब्योर्न को देते हैं और वो कहता है कि ये अजीब बात है। तो टॉरग्रिम कहता है कौन सी। तो ब्योर्न कहता है कि मुझे ये बात कभी पता नहीं थी कि एस्कलार्ड वेल्स की भाषा भी बोल लेता है। तो टॉरग्रिम कहता है कि तुम उसके साथ हमसे पहले से और फिर भी कुछ बातें हैं जो कि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। तो ब्योर्न कहता है कि वो मुझे बताता है कितना है, उसके बारे में मुझे बस इतना पता है कि वो बस डेनमार्क से है, वो सच में एक सरदर्द है, हम लोग 10 सालों से एक साथ हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे कुछ भी नहीं बताता। फिर टॉरग्रिम कहता है क्या हुआ, इस चीज से दिल टूट गया। तो ब्योर्न कहता है कि मुंह बंद करो या फिर तुम्हें मरना है। तो टॉरग्रिम कहता है आराम से दोस्त, वो एक समझदार आदमी है, अपने आदमियों को अच्छे पैसे देता है और उसके पास बहुत ही अच्छा लक है, और इसलिए वो भले ही कोई भी हो मैं फिर भी उसको फॉलो करूंगा। इसके कुछ समय के बाद हम लोग एसर को शौक में खड़ा देते हैं और वो कहता है कि इस चीज पर यकीन करना मुश्किल है। तो ग्रेटियानुस कहता है कि ये सच है, ये लीडिया का बेटा है, एस्कलार्ड की रगों में महान रोमन लीडर्स का खून दौड़ रहा है। फिर एसर कहता है मतलब तुम डेन नहीं हो। तो एस्कलार्ड कहता है कि मैं आधा वेलिश और आधा डेन्स हूँ, मेरे पिता ओलफ ने एक बार वेल्स के समुद्र के नजदीक हमला किया था और मेरी माँ लीडिया को अपनी मौज मस्ती के लिए अपने साथ ले गए थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे जन्म दिया। तो एसर कहता है कि मैंने तो हमेशा से यही सुना है कि पुराने ब्रिटेनियस के हीरोज का वंश खत्म हो गया है, और क्या तुम सच में महान एरेटोरियस के वंशज हो। इसके बाद नरेटर बोलना शुरू करता है। एरेटोरियस वो रोमन राज के ब्रिटेनिया का एक सेनापति था जो कि इंग्लैंड में 5वीं और 6ठी सदी में रहा करता था। साल 510 में जब सैक्सन्स जो कि बाद में अंग्रेज बने उन्होंने इंग्लैंड पर हमला किया, तो एरेटोरियस ने उन्हें बेडन हिल की लड़ाई में हराकर इंग्लैंड में शांति लाई थी, और उसी के आधार पर किंग आर्थर की कहानियां बनी जो कि आज के समय में सुनाई जाती हैं। इसके बाद उन तीनों को देते हैं और एसर कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस कहानी को साबित करने के लिए कोई सबूत है। तो ग्रेटियोनस कहता है वो सबूत मैं हूँ। जब ये 14 साल का था तब ये अपनी माँ को लेकर वेल्स आया था, और हमने जो एपिसोड की स्टार्टिंग में लड़का देखा था वो असल में एस्कलार्ड था जो कि अपनी मॉम को लेकर वेल्स आया था। तभी एस्कलार्ड कहता है कि वो एक बहुत ही बदकिस्मत औरत थी, मेरे पिता ने उनकी जिंदगी का ज्यादा समय उन्हें अपने बेडरूम में बंद रखा, और जब वो बीमार रहने लगी तो उसने उन्हें तबेले में भेज दिया। तो एसर कहता है कि जो सुनकर दुख हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि उस महान वंश का आखिरी इंसान एक डेंस के खून से गंदा है। तो एस्कलार्ड कहता है पर यही सच है लॉर्ड एसर, और मेरे इस मिक्स खून के कारण ही मैं डेंस के अंदर घुल मिल गया हूँ, और अब वेल्स के लॉर्ड्स के पास एक ऐसा एजेंट है जो कि महान डेनिश आर्मी के अंदर एक ऊंचे रैंक पर पहुंच जाएगा, और अगर हम लोग उस राजकुमार को डेनमार्क का राजा बना देते हैं तो मैं एक बहुत ही ज्यादा ऊंची पदवी पा लूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं डेनमार्क की वेल्स के साथ एक शांति संधि करवा दूंगा, और मैं अपने होते हुए उन लोगों का एक भी कदम इस जमीन पर नहीं पड़ने दूंगा। और ये सुनकर एसर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम तो कमाल के हो, सिर्फ बहुत कम लोग ही ऐसा प्लान सोच सकते हैं। और एसर को ऐसे हंसता देखकर उसके सैनिक भी चौंक जाते हैं। इसके बाद एसर कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, तुम डेंस के बीच में पले बड़े हो, कहीं तुम्हारा एलेटोरियस का खून फीका तो नहीं पड़ गया। तो एस्कलार्ड कहता है कि मैं अभी तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करने को ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी कैसे जी है उसके बाद भी मुझे सारे डेंस से नफरत है। इसके बाद हम उसके आदमियों को सारे हथियार इकट्ठे करते देते हैं, लेकिन रैगनार कहता है कि मैं अपनी तलवार नहीं दूंगा। तो एस्कलार्ड कहता है ये सब बस एक नाटक है, हम लोग उनके राज्यों से बंदियों की तरह जाएंगे, लेकिन जब हम लोग बॉर्डर्स पार कर लेंगे तब वो हमें इन्हें वापस दे देंगे। तो रैगनार कहता है मैं फिर भी नहीं दूंगा, और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे आदमी ने अपने हथियार एक बार कहने पर ही रख दिए। तो एस्कलार्ड कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरे आदमी अभी भी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। और फिर वो थॉरफिन से कहता है कि तुम भी अपनी छोटी तलवारें दो। तो थॉरफिन कहता है निकल साले, और ये सुनकर रैगनार कहता है तो ये है तुम्हारा भरोसा। तो एस्कलार्ड कहता है कि ये थोड़ा अलग है। तभी थॉरफिन कहता है गलत फहमी मत पालो, ये मेरा कोई लीडर नहीं है बल्कि मेरा दुश्मन है। तो रैगनार कहता है क्या कहा दुश्मन। फिर एस्कलार्ड कहता है ठीक है जो करना है करो, और मुझे लगता है कि वो दो लोगों को तो नजरअंदाज कर ही सकते हैं। इसके बाद ब्योर्न कहता है कि चलो चलें। फिर हम उन्हें वहां से जाते हुए देते हैं, और वहां के कुछ लोग उनसे डर रहे होते हैं और कुछ उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके कुछ समय के बाद हम लोग थॉरफिन और कनूड को देते हैं, और कनूड उसकी ओर देखने लगता है। तो थॉरफिन कहता है क्या हुआ राजकुमारी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, तुम्हारे मुंह में भी जुबान है। तो कनूड कहता है कि मैं कम बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कायर हूँ। और ये देखकर रैगनार शॉक हो जाता है। फिर कनूड कहता है कि मुझे अपने शब्द बड़े ही ध्यान से चुनने पड़ते हैं, मैं एक प्रिंस हूँ और मैं तुम्हारी तरह
तरह नहीं हूँ, और उसे बोलता देखकर सभी शौक से हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं किसी दूसरे देश में पिताजी की आज्ञा के बिना ना तो एक शांति संधि पर साइन कर सकता हूँ और ना ही अपना गुस्सा दिखा सकता हूँ। और जब वो ऊपर की ओर देखता है तो सभी लोग पूरे शौक में होते हैं, जिससे वो घबरा जाता है और कहता है कि मैं बस थोड़ा ध्यान से रहता हूँ। तो थॉरफिन हंसकर कहता है चलो कम से कम तुम्हें बहाने बनाने तो आते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम पूरी तरह से गधी नहीं हो राजकुमारी। तो कनूट गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे आज तक किसी ने भी ऐसे बात नहीं करी। तो थॉरफिन कहता है कुछ चीजें जिंदगी में पहली बार ही होती हैं। तो कनूट कहता है कि अपने शब्दों को अभी वापस लो, और मैं कोई बहाने नहीं बना रहा, तुम्हें क्या पता कि शाही जिंदगी कैसी होती है। तो थॉरफिन कहता है ठीक है, अब भौंकना बंद करो और बैठ जाओ। तो कनूट कहता है कि मैं भौंक नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं सही हूँ। तो थॉरफिन कहता है ठीक है मैं समझ गया। और इधर रैगनर पूरे शौक में होता है और वो कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि राजकुमार मेरे अलावा भी किसी और से बात कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें वहां से जाते हुए देते हैं और वेल्स को पार करने से पहले कनूट एक लेटर लिखकर ग्रैटियानोस को दे देता है। इसके बाद उन्हें चलते हुए देते हैं और वहां पर बर्फ गिरने लग जाती है और उसे देखकर कनूट खुश हो जाता है। लेकिन तभी रैगनर कहता है एस्कलाड क्या तुम और तेज नहीं चल सकते, इस तरीके से तो हम लोग बर्फ में फंस जाएंगे। तो एस्कलाड कहता है अरे यार फिर से नहीं, क्या ये कभी चुप नहीं होता। फिर एस्कलाड रैगनर से कहता है कि हम लोग मर्सिया के उत्तरी छोर से गेंसबर्ग जाएंगे जहां पर हमारी मुख्य सेना है और हम वहां पर एक हफ्ते में पहुंच जाएंगे। तो रैगनर कहता है कि तुम दुश्मन के इलाके से होकर जाने को बोल रहे हो, लेकिन अगर हम लोग वेल्स के पहाड़ों में इस बर्फबारी में फंस गए तो यहीं फंसे रह जाएंगे। तो एस्कलाड कहता है कि फिक्र मत करो, हम लोग दुश्मन की सेना से काफी दूर रहेंगे। फिर रैगनर कहता है लेकिन हम लोग खाने पानी का क्या करेंगे, किसी भी गाँव का मालिक किसी भी डेन की मदद नहीं करेगा। तो एस्कलाड कहता है कि उसकी चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। फिर एस्कलाड घोड़े पर बैठकर कहता है कि चलो अभी हम लोग अपना रास्ता बदलने वाले हैं। और ये सुनकर उसके सभी आदमी चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग अचानक से अपना रास्ता क्यों बदल रहे हैं। तो ब्यॉर्न कहता है कि चिंता मत करो और बस एस्कलाड पर भरोसा रखो। और फिर वो सभी लोग उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और हम लोग एस्कलाड को एक सीरियस सी लुक में देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट पे जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।